नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। 6 मई की लेट नाइट या कहूं 7 मई की अर्ली मॉर्निंग भारतीय एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद नेशनल थ्रेट को ध्यान में रखते हुए भारत के गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक निर्देश जारी किया। इस निर्देश के तहत कहा गया कि आपके यहां पर जो भी इलीगल तरीके से रह रहा है, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, उसको पॉइंट आउट कीजिए, उसको चिन्हित कीजिए। और राज्य ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। अब इस कार्रवाई का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जनहित याचिका यानी रिट्स दाखिल की गई है, जिसमें यह कहा गया है दोस्तों याचिकाकर्ताओं ने कि भारत सरकार ने गैर कानूनी तरीके से मानवता को बाईपास करते हुए 43 रोहिंग्याओं के हाथ पैर बांधकर उनको भारतीय नेवी की मदद से म्यांमार के तट पर छोड़ दिया है। जिससे क्या हुआ, कुछ रोहिंग्या भारत में रह गए और कुछ रोहिंग्या अब म्यांमार में हैं, जिससे मां अपने बच्चे से बिछड़ गई, यानी बच्चे कहीं और है, मां कहीं और है, यानी मानवता को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान दे, उनको खोया हुआ सम्मान यानी उन रोहिंग्या को खोया हुआ सम्मान वापस दे, उन रोहिंग्या को 50 लाख रुपए दे और उनको भारत में रहने का परमिट प्रदान करे। ऐसा जो है जनहित याचिका में याचिकाकर्ताओं ने रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट से। मतलब याचिकाकर्ता ये कहना चाह रहे हैं कि भारत कोई देश नहीं है, भारत एक धर्मशाला है जिसमें कोई भी कभी भी कैसे भी आके रह सकता है। दोस्तों, इस न्यूज को कई सारे न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया है, तो इस न्यूज को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि रोहिंग्या हैं कौन। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए यहां पर आप म्यांमार का मैप देख रहे होंगे। म्यांमार के वेस्ट साउथ में रेड कलर का आपको एक प्रांत नजर आ रहा होगा। जैसे हमारे यहां पर राज्य है तो वहां पर राज्य को प्रांत बोला जाता है, तो वहां पर एक रखाइन प्रांत है जिसको अराकान प्रांत भी कहते हैं। ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। इन्हीं मुस्लिम्स को जो रखाइन प्रांत में रहते हैं रोहिंग्या कहते हैं। अब इन मुस्लिमों को म्यांमार का ये कहना है कि हमारे नागरिक नहीं है, ये बांग्लादेश के भगोड़े हैं, बांग्लादेश से भागकर हमारे यहां पर आ गए हैं, इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे राष्ट्र का जो सिक्योरिटी है उससे इनको खतरा है। कई बार म्यांमार की जो फौज है इन पर एक्शन भी लिया है। मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों, म्यांमार में लगभग 80% के आसपास बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और ये मानते हैं इस्लाम को, तो इसकी वजह से इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। हम सभी जानते हैं 2012 और 2017 का रोहिंग्या के बीच में और म्यांमार में रहने वाले अन्य जो बौद्ध लोग हैं उनके बीच में जो सामूहिक दंगे हुए थे, सबको पता है। इसके बाद 2017 में म्यांमार की सेना ने इन पर बड़े पैमाने पर एक्शन लिया था, जिसमें दुनिया ने यह कहा था कि म्यांमार की सेना ने इन पर बहुत अत्याचार किया है, बहुत हिंसा करी है। इवन जो यूनाइटेड नेशन है उसने तो एक शब्द दिया था जातीय सफाई, कि जो म्यांमार की सेना इन पर अत्याचार कर रही है, इनकी पे हिंसा में इन्वॉल्व है, और इसको उसने नाम दिया था जातीय सफाई कह के बुलाया था। अब दोस्तों, ये जो रोहिंग्या मुसलमान है, जब इन पर वहां की म्यांमार की फौज ने एक्शन लेना शुरू किया तो इन्होंने भागना शुरू कर दिया। वहां से दुनिया के अलग अलग देशों में इन्होंने भागना शुरू कर दिया। ये भागकर बांग्लादेश में पहुंचे, भारत में पहुंचे, मलेशिया में पहुंचे और भी इन्होंने कई सारे अन्य देशों में शरण ली। एक ऑफिशियल डेटा के अनुसार भारत में लगभग 40,000 रोहिंग्या शरणार्थी हैं जो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में रहते हैं। लेकिन ये एक अनुमानित आंकड़ा है दोस्तों। कहा तो ये जा रहा है कि इनकी संख्या करोड़ों में है, यानी कि भारत में ये इलेक्शन में जिस और वोट डाल दें तो अपना नेता चुन ले तो इनकी संख्या कहीं गुना ज्यादा है। इसीलिए जो भारत सरकार है इनको अवैध प्रवासी मानती है और भारत सरकार हर वो कोशिश कर रही है कि इनको किसी भी तरीके से वापस इनके देश में भेज दिया जाए। लेकिन भारत के अंदर कई सारे जो नेता हैं वो इनके सपोर्ट में जाते हैं ड्यू टू द वोट बैंक। लेकिन आपको जान के अचंभा होगा, मुस्लिमों के जो 56 देश हैं उनमें इनकी कैसी स्थिति है। तो उनमें अगर इनकी स्थिति की बात करें तो सबसे बड़ा जो मुस्लिमों का माई बाप है, जो आका है, सऊदी अरब, उसके बारे में बता देता हूं दोस्तों। देखिए सऊदी अरब में 1980 से लेकर 1990 के बीच में जो रोहिंग्या मुसलमान चले गए वो चले गए। उसके बाद जो भी रोहिंग्या मुसलमान गए उनको उसने तुरंत ही बंदी केंद्र यानी जेल की दिशा दिखा दी, यानी जेल की हवा खिला दी। सऊदी अरब का स्पष्ट तौर से कहना है कि जो भी रोहिंग्या सऊदी अरब में आते हैं
वो इलीगल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि हमारी जो राष्ट्र की सुरक्षा उसके लिए थ्रेट है, ये उसके लिए खतरा है, तो इसीलिए हम इनको अपने यहां पर पनाह नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन सारे के सारे जो 56 के 56 देश है मुस्लिम कंट्री, ये तो कहते हैं कि रोहिंग्याओं पर अत्याचार हो रहा है, हमारे मुस्लिम भाइयों पर अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, अगर तुम्हारे मुस्लिम भाइयों पर अत्याचार हो रहा है तो तुम क्यों इनको जगह नहीं देते हो अपने देश में? तुम क्यों कहते हो कि भारत को इनको रखना चाहिए? तुम क्यों कहते हो कि इनको मलेशिया को अपने यहां पर रखना चाहिए? तुम नहीं रखोगे अपने यहां सफाई। तुम्हारा नेशनल थ्रेट, हमारा नेशनल थ्रेट कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया भाई। अब दोस्तों, भारत में इनकी स्थिति की बता दूं, जैसे मैंने कहा कि देखिए, अनुमानित तो ये कहा गया कि इनकी संख्या भारत के अंदर 40,000 के आसपास है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इनकी जनसंख्या जो है करोड़ों में है। भारत में भी ये बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं समय समय पर। जैसे अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक आतंकवादी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें 142 स्लीपर सेल्स का पता लग गया, जिसमें बहुत सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान शामिल थे। इसके अलावा दिल्ली में जो मानव तस्करी का जो रैकेट का पर्दाफाश हुआ था, वहां पर भी माई बाप यही मिले, यानी मानव तस्करी में भी ये इन्वॉल्व थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, अलग अलग राज्यों में भी किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं दोस्तों। तो भारत इसी वजह से चाहता है कि इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो जैसे ये हमने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक्शन लिया, तो हमने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी किया। अब इस नोटिस के विरोध में जो याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें याचिकाकर्ताओं ने यह मांग की है कि भारत सरकार यूएनएचसीआर कार्डधारी जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं उनको गिरफ्तार ना करे, ना ही उनको हिरासत मिले, क्योंकि उनके मानवाधिकार सम्मान का मामला है। यहां पर याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि उनको इसके बदले में 50 लाख का मुआवजा दें और उनको यहां पर निवास करने का परमिट दे। यानी कि जो याचिका दाखिल की गई है, इसके माध्यम से कहा गया है कि भारत एक धर्मशाला है, यहां पर कोई भी आके रह जाए। अरे, भारत में पहले से ही रिसोर्सेज की कमी है, अगर ये भी आके रह जाएंगे, मतलब हम जो भारतीय हैं उनको तो कुछ खाने को मिले ना, लेकिन दूसरे को मुहैया करा दे। भाई वाह, बहुत बढ़िया बात है। खैर, सुप्रीम कोर्ट अभी इस याचिका की सुनवाई करेगा 31 जुलाई को। अब सवाल उठता है कि ये यूएनएचसीआर जो मैं बोल रहा हूं, ये कार्डधारी रोहिंग्या है कौन? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी ने इनके लिए कार्ड जारी किया, इनको रजिस्टर्ड किया हुआ है। इस रजिस्ट्रेशन आईडी को ही बेसिकली क्या कहते हैं? यूएनएचसीआर कार्डधारी रोहिंग्या कहते हैं। अब जिनके पास ये कार्ड है वो बेसिकली एक कह सकते हैं ऑथराइज जो है शरणार्थी हैं। लेकिन भारत दोस्तों क्या कहता है? भारत यानी गृह मंत्रालय का स्पष्ट तौर से कहना है कि जिनके पास भी यूएनएचसीआर कार्ड है या नहीं है, वो भारत में इलीगल तरीके से रह रहे, हम उनको वापस भेज देंगे। यानी भारत का स्पष्ट तौर से कहना है कि हम कानूनी रूप से इस यूएनएचसीआर कार्डधारी रोहिंग्याओं को भारत में रहने की मान्यता नहीं देते। भारत का यह कहना है कि 1951 के जो शरणार्थी सम्मेलन है, जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है, उस पर हमने हस्ताक्षर ही नहीं किए, तो ये भारत में नहीं रह सकते, ये भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। यानी कि जो एक्शन नेशनल थ्रेट को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के कहने पर राज्यों ने लिया, उसके अपोज में ही तुरंत ही एक याचिका दाखिल हो गई। मतलब भारत को एक्सटर्नल थ्रेट से दिक्कत नहीं है, हमारे यहां पर भी बहुत सारे जो साजिशकर्ता भारत के अंदर शामिल हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों, वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं दोस्तों, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यानी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है, तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेके आया है ऑफिसर्स बैच 2026। इस बैच के कुछ फीचर्स बता देता हूं, जैसे यहां पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होंगी आपके सारे सब्जेक्ट्स की। इसके अलावा यहां पर मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज का फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और जो सबसे शानदार यहां पर फीचर्स है दोस्तों, वो फीचर्स है फ्री मेंटरशिप, वो भी 1-to-1 मेंटरशिप एक्स आईआरएस रवि कपूर सर की देखरेख में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको डेली बेसिस पर
मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट के करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और तभी आप टीम से संपर्क कर लें अगर आपको ये नोट्स चाहिए या फिर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। दोस्तों, पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, मेरे आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।